नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इतिहास गवाह है कि जब जब राजनीतिक पार्टियों ने जनता को धोखा दिया, जनता ने उसे सबक सिखाया। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी को जनता ने 1977 के चुनाव में लोकतंत्र का मतलब समझाया, तो उसी जनता ने 1980 के चुनाव में जनता पार्टी को उम्मीदें तोड़ने की सजा दे दी। 1980 के चुनाव में टुकड़ों में बंट चुकी जनता पार्टी का बुरा अंजाम हुआ। इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और जनता के आशीर्वाद के बदौलत। हाथों में फूल की माला थी, इमरजेंसी के कांटे नहीं थे और मदर इंडिया कही जाने वाली इंदिरा की गोद में फिर से देश का भविष्य था। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन कर 353 सीटें जीत ली। इकतीस सीटें जीतने वाली जनता पार्टी का सूर्य अस्त हो गया। चरण सिंह की जनता एस को 41 सीटें मिली। जनता ने उम्मीदों का कत्ल करने के लिए जनता पार्टी से निकले खेमों को सख्त सजा दी। जनता पार्टी का जो आपसी वैमनस्य था, उससे लोगों को लगा कि ये लोग शायद देश को स्थिर सरकार नहीं दे पाएंगे, ये तो लड़ते रहेंगे, और इसलिए एक प्रतिक्रिया में उन्होंने श्रीमती गांधी को फिर से सत्तासीन करा दिया। Cheap gimmicks, catchy slogans, sectarian interests, communal interests, they come up from time to time. And they mislead the people and they come into power. But ultimately, they are exposed. उन्नीस 1980 में जनता के जनादेश का एक मतलब साफ था। जनता ने इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार दिल्ली की सत्ता पर आते ही इंदिरा गांधी सरकार के समीकरण बदल गए थे। जो संजय गांधी अब तक पर्दे के पीछे से सरकार को हाँकते थे, वो खुद अमेठी से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंच चुके थे। संजय गांधी खुद सरकार में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके पसंदीदा लोगों का सरकार और कांग्रेस पर दबदबा कायम हो गया। शायद 1980 आते आते संजय गांधी ने अपनी सियासत का रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ,1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी के दोस्तों की पूरी जमात लोकसभा पहुंच गई। राजेश पायलट, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ, के तिवारी और संतोष मोहन देव जैसे संजय के करीबी नौजवान नेता लोकसभा पहुंच गए। बंसीलाल, वीसी शुक्ला, मोहम्मद यूनुस, एनडी तिवारी, वीपी सिंह जैसे संजय गांधी के भरोसेमंद लोग इंदिरा कैबिनेट में मंत्री बना दिए। जनता पार्टी राज में जिन जिन नेताओं अफसरों ने संजय गांधी से वफादारी दिखाई, उनको मिला इनाम। इमरजेंसी के वक्त जिस किस्सा कुर्सी का फिल्म को जलाने के केस में संजय गांधी जेल गए थे, वो भी दफन हो गया। एक आंधी चली, इंदिरा जी की आंधी चली, और इंदिरा जी को ये लोगों ने अपना समर्थन देके ये समर्पण दिया कि हम इस देश को टूटने नहीं देंगे, इस देश को बंटने नहीं देंगे। जून 1980, अभी इंदिरा गांधी को सरकार संभाले 6 महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह वो लोगों से मिल रही थी। अचानक एक मैसेज आया। इंदिरा गांधी फौरन अपने निजी सचिव आर.के. धवन और प्राइवेट डॉक्टर के साथ कार में सवार होकर रवाना हो गई। बदहवासी में वो नंगे पांव ही भागी थी। इंदिरा गांधी को जिस जगह जाना था, वो उनके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। जब इंदिरा गांधी वहां पहुंची तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 23 जून 1980 सुबह 7:58। संजय गांधी का जब प्लेन क्रैश हुआ
उस वक्त मिसेस गांधी कुछ लोगों से मिल रही थी, तो वहाँ से एक मैसेज आया कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया है, गिर गया है, लेकिन क्रैश हो गया है। लेकिन उस वक्त ये कोई जानकारी नहीं थी कि संजय गांधी की मृत्यु हो गई या नहीं हो गई है। उसी वक्त गाड़ी में मिसेस इंदिरा गांधी, मैं और उस वक्त डॉक्टर सहाय थे, हम दौड़ के मौके पर पहुँचे। 23 जून 1980 को सुबह के वक्त हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन संजय गांधी पिट्स S2 विमान उड़ा रहे थे। संजय के साथ कैप्टन सुभाष सक्सेना भी थे। जब विमान दिल्ली में संजय गांधी के सरकारी बंगले 12 विलिंगटन क्रिसेंट के ऊपर मंडरा रहा था, तभी एयर क्रैश हो गया। विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी का एक सिर फटा हुआ था और उनकी मृत्यु हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद उनको विलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया। विलिंगटन अस्पताल में जाके डॉक्टरों ने उनकी कार्रवाई शुरू कर दी। तो जब डॉक्टरों ने अपनी पूरी कार्रवाई 2 या 3 घंटे वहाँ पर लगे, सारी वो ड्रेसिंग वगैरह सब कर दी। उसके बाद उनके शव को 1 नंबर अकबर रोड पर लाया गया और वहाँ रखा गया। संजय गांधी की मृत्यु पर इंदिरा को यकीन ही नहीं हुआ। इंदिरा दिन में 2 बार हादसे वाली जगह पर गई। संजय की मौत ने इंदिरा को गहरा सदमा पहुंचा दिया। संजय गांधी के अंतिम संस्कार के वक्त लौह महिला कही जाने वाली इंदिरा की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। इंदिरा के सामने सवाल था कि नेहरू गांधी परिवार की विरासत कौन आगे बढ़ाएगा। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट की नौकरी में खुश थे। उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि राजीव राजनीति में आए। I was never interested in politics or public life, and like I said to you earlier, in school and in my younger days, I just wanted to be out of it. सारी उम्र पायलट अब थे और वहाँ से आ गए और वो नहीं चाहते थे कि आए। अब मेरा अपना ख्याल है कि शायद अगर संजय गांधी जिंदा रहता तो शायद उसी को बनाते, क्योंकि मैंने सुना है कि घर में भी जब बातचीत होती थी तो मिसेस गांधी ज़्यादा संजय गांधी से बात करती थी पॉलिटिक्स पे। गांधी परिवार में विरासत का सवाल साल भर तक उलझा रहा। आखिरकार राजीव गांधी राजनीति में आने को तैयार हो गए। राजीव गांधी के राजनीति में आने से इंदिरा गांधी के लिए उत्तराधिकार का सवाल तो सुलझ गया, लेकिन संजय गांधी की मौत के सदमे से वो पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। 1982 की गर्मियों की एक शाम इंदिरा गांधी अपने दफ्तर में बहुत उदास थी। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या मैं राष्ट्रपति बन जाऊं? ये सवाल चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थी और कांग्रेस अध्यक्ष भी। 1982 में राष्ट्रपति पद के लिए पीवी नरसिम्हा राव समेत कई नामों पर चर्चा हो रही थी। अंतिम फैसला इंदिरा को करना था, लेकिन वो भी उधेड़बुन में थी। 4 राज्यों में हार के साथ लोकसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली थी। कांग्रेस की हार नेताओं की आपसी लड़ाई और गुटबाजी की वजह से हुई थी। 1966 से कांग्रेस की कलह और खेमेबाजी से लड़ते लड़ते इंदिरा थक चुकी थी। संजय गांधी की मौत के सदमे से उबरना इंदिरा के लिए मुश्किल था। संजय गांधी की मृत्यु हवाई एक्सीडेंट में हुई मेरे कैबिनेट में आने के करीब 14-15 दिन बाद। उसके बाद जो काम संजय गांधी के जुम्मे उन्होंने कर रखे थे, एक एक करके मुझे उन्होंने सौंपना शुरू किया। मेरी एक बड़ी गलती ये हुई कि मैंने जो अंतर आया था इंदिरा जी में संजय के मरने के बाद,
उसका अंदाज ठीक से नहीं लगा पाया। जिस प्रकार की आत्मविश्वास से भरी हुई मजबूत वो उनका व्यक्तित्व था, वो उतना ही उलट गया। उसके बाद हर चीज़ में उनको शंका होती थी, कमजोरी लगती थी। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ देना चाहती थी। इंदिरा का इरादा राष्ट्रपति भवन जाकर राजनीति से संन्यास लेने का था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंदिरा ने इरादा बदल दिया। राष्ट्रपति चुनाव में ज्ञानी ज़ैल सिंह उम्मीदवार बने। इंदिरा ने ज्ञानी ज़ैल सिंह के नाम पर इसलिए मोहर लगाई क्योंकि उन दिनों पंजाब हिंसा की आग में धधक रहा था। पंजाब के हालात काबू से बाहर हो चले थे। जिस तरह से मिलिटेंसी बढ़ रही थी उससे इंदिरा जी बहुत परेशान थी। और मैं आपको बताऊं कि जिसके खिलाफ उनको गुस्सा था, भिंडरावाले साहब के खिलाफ, वो भिंडरावाले साहब बुनियादी तौर पे कांग्रेस का ही क्रिएशन थे। रोज एक जत्था अरेस्ट होता था, रोज वो आते थे गोल्डन टेम्पल के सामने और वहाँ उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। और ये लगातार 18 महीने चलता रहा। लाखों अकाली वर्कर जेलों में भर गए और उससे दिल्ली की सरकार, दिल्ली का तख्त, इंदिरा गांधी सब घबरा गए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरजेंसी के वक्त पंजाब के अकालियों पर लगाम लगाने के लिए जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, वही कैसे बन गया इंदिरा गांधी के लिए भस्मासुर। इंदिरा गांधी के समय पंजाब में उग्रवाद दस्तक दे चुका था। पंजाब को देश से अलग कर बंदूक और खून खराबे के दम पर खालिस्तान बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। ये पहला मौका था जब जंग के मैदान में 3 बार भारत के हाथों हार चुका पाकिस्तान पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। इस हालात में अप्रैल 1983 में स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर एक डीआईजी की हत्या हो गई और पुलिस के पास हिम्मत नहीं थी कि वो लाश उठाने के लिए जाए। तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह ने उग्रवादियों के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाला को फोन किया। फिर जाकर डीआईजी एएस अटवाल का शव उठाया जा सका। उसने हमें बताया कि ऐसे अटवाल का मर्डर हो गया है और उनकी लाश जो है वो सीढ़ियों पे पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ से उनकी लाश को अभी तक हटाया गया नहीं है। और ये गर्मियों का वक्त था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है कि उनकी लाश को हटाया क्यों नहीं गया। कहता वहाँ पे डर है लोगों को कि वहाँ कोई जाएगा तो उस पर भी हमला ना हो जाए। तो लाश कई घंटे तक वहाँ पड़ी रही। तो उसके बाद सुना यह है कि चीफ मिनिस्टर ने फ़ोन करके, जो नहीं चीफ मिनिस्टर ने या पुलिस चीफ ने फ़ोन करके भिंडरावाले से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें इसकी अतवाल का जो शव वहाँ पड़ा है उसको उठाने दिया जाए और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर शायद भिंडरावाले ने कहा ठीक है आप ले जाओ इनको। तब जाके वो लाश वहाँ से ले जाई गई। पंजाब में हिंसा बेकाबू हो गई थी। भारत से अलग खालिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। अकाल तख्त अलगाववादियों का अड्डा बन चुका था। किसी भी वक्त भिंडरावाला बगावत कर सकता था। अराजकता का माहौल था क्योंकि इंदिरा गांधी का जो स्टेचर था हमारे देश में, उसके मुकाबले में कोई और नेता नहीं था, ना कांग्रेस पार्टी के भीतर और ना कांग्रेस पार्टी के बाहर। ये बात अलग है कि वो बहुत मुश्किल वक्त था। पंजाब लगभग मैं समझता हूँ एक तरह से आग की लपेट में था। एक्सट्रीमिज्म, खालिस्तान की मूवमेंट चरम सीमा पर थी। 5 अक्टूबर 1983 को पंजाब में बस से उतारकर गैर सिखों की
हत्या कर दी। अक्टूबर 1983 में इंदिरा सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। 1984 आते आते भिंडरावाला के हथियारबंद साथी 100 से ज्यादा गैर सिखों को मौत के घाट उतार चुके थे। बसों को रोका जाता था, जितने भी जो पगड़ी वाले नहीं होते थे, जो और होते थे, जो नॉन सिख थे, उनको एक साइड में खड़ा करते थे, सिखों को हरा करते थे और सिर्फ गोली मार दी जाती थी। तो ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। पंजाब की हिंसा को काबू में करने के लिए इंदिरा के सामने अब एक ही रास्ता बचा था। गांव-गांव में उग्रवाद, या वहाँ उसको खड़कू शब्द उस समय कहते थे, वो फैल रहा था। इंदिरा जी को लगा कि अगर इसको फौरन नहीं रोका गया तो खालिस्तान की मांग और ज़्यादा उग्र हो जाएगी और पंजाब अपने को देश से अलग कर लेगा। इसके लिए उन्होंने उसकी नस के ऊपर प्रहार करना चाहा, और प्रहार था अकाल तख्त के ऊपर। इसलिए उन्हें फ़ौज के अलावा कोई उनके सामने चारा था नहीं। तो उस वक्त तक तो कोई चारा नहीं रहा था, मुझे लगता है वो तो करना ही पड़ा था, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था ब्लू स्टार के अंदर कि और कोई तरीका ही नहीं था। इंदिरा को खुफिया सूचना थी कि अकाल तख्त में हथियारों का जखीरा है और भिंडरावाले के साथी बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा कर सकते हैं। इसलिए इंदिरा ने ऑपरेशन सनडाउन प्लान को फाइलों में बंद कर दिया। इंदिरा खुफिया एजेंसियों और सेना अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। मई 1984 से स्वर्ण मंदिर के चारों ओर सेना की घेराबंदी शुरू हो गई। आसपास के इलाकों में बालू के बंकर बनाए गए, लेकिन जल्दी सेना को एहसास हुआ कि बिना आर्टिलरी के इस्तेमाल के स्वर्ण मंदिर परिसर को भिंडरावाला समर्थकों से खाली कराना नामुमकिन है। इसलिए सेना के तोप और टैंक भी मंगा लिए गए। और सारी प्लानिंग उनकी थी अंदर कि कैसे नाकाबंदी करनी, क्या है, अगर फौज या पुलिस आती है तो उनका कैसे मुकाबला किया जाए, और बहुत से हथियार थे अंदर। तो फौज को मैं समझता हूँ कि शायद जल्दबाजी में फौज ने कोई, जिसको अंग्रेज़ी में तो कहते हैं रैकी, या एक हिंदी में कह सकते हैं कि कुछ आगे जायज़ा नहीं लिया अंदर की क्या हालात हैं। तो जब उन्होंने हमला किया तो अंदर उन्होंने अपने नाकाबंदी कर रखी थी, तो जैसे ही फौजी गए तो उन्होंने जो गोलियां चलाई तो पीछे उनको वापस हटना पड़ा, और बहुत सारे फौजी जो थे जख्मी हो गए थे। सेना इंदिरा गांधी का आखिरी सहारा थी। मई के अंतिम दिन थे। अकाल तख्त को अलगाववादियों से आज़ाद कराने के मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे 40 कमांडोज और सेना को मिलकर अंजाम देना था। सेना के पश्चिमी कमान के कमांडर एस सुंदर जी को ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान सौंप दी गई। इतिहास गवाह है कि पंजाब से उग्रवाद को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसका उन्हें अंदेशा था। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी हत्या से पहले इंदिरा गांधी ने इसके संकेत भी दे दिए थे। क्यों इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड्स ने ही कर दी, और कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश घंटों कयासों के माहौल में जीता रहा, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।